हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। तो हम एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और उससे पहले 10 नए वर्ड्स देखेंगे। तो मोर और लेस हमारे 20-25 वर्ड्स का हिसाब हर एक क्लास में बनता है। 10 नए वर्ड्स एडिटोरियल एनालिसिस के वक्त और 10-15 नए वर्ड्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दी सेशन टुडे। तो आज का पहला वर्ड जो है हमारे पास वो है प्रोलिफरेशन। कौन सा वर्ड है ये? प्रोलिफरेशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन। ठीक है, चलो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। द वर्ल्ड इज अंडर द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अगर आपने एक चीज के बारे में सुना होगा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी के बारे में सुना है क्या कभी? ठीक है, प्रोलिफरेशन ये वर्ड एक न्यूक्लियर के साथ भी यूज होता है, एटम्स के साथ, बेसिकली सेल्स के साथ तो बहुत यूज होता है प्रोलिफरेशन। क्या है अपन डायरेक्टली मीनिंग देखेंगे। द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट, दुनिया भर को ये थ्रेट बहुत ज्यादा है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो सकता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में किसी चीज का बढ़ना, है ना। एक तो बहुत बड़ी अमाउंट में बढ़ना या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ना, यानी अचानक से मल्टीप्लीकेशन हो जाना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। समझ गए? तो अगर न्यूक्लियर पावर आज 7-8 देश है, अगर अचानक से ऐसा हो जाए कि 25-50 देशों में अगर न्यूक्लियर पावर आ जाए तो इट वुड बी अ बिग थ्रेट एंटायर वर्ल्ड, राइट। तो प्रोलिफरेशन ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इंक्रीजिंग अ लॉट एंड सडनली इन नंबर और अमाउंट। ये तो अचानक से कोई चीज बढ़ना और वो भी बड़े नंबर्स में बढ़ना, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। आ गया ध्यान में? चलो, तो सिनोनिम कौन सा है इसका फिर? मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी कहा, मल्टीप्लाई होना, या एक्सपांशन बढ़ना, या एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब भी होता है अचानक से बहुत बढ़ जाना, दैट इज एस्केलेशन। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका? कम होना, डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना, रिड्यूस होना, या स्टैग्नेट होना। स्टैग्नेट होना मतलब कम होना तो नहीं होता, स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है? स्थिर रहना, एक जगह पे वही नंबर रहना, इट डजंट चेंज। स्टैग्नेट मतलब स्थिर रहना, सेम लेवल पे रहना। समझ गए? तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? अचानक कोई चीज बहुत बड़ी संख्या में हो जाना, प्रोलिफरेशन। क्लियर? चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिपरकशंस। कौन सा वर्ड है? रिपरकशंस, है ना। रिपरकशंस, रिपरकशंस। अब रिपरकशंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। द मूव वुड हैव ग्रेव रिपरकशंस फॉर द एंटायर रीजन। ये मूव से क्या होगा? पूरे रीजन में, ये जो अभी किसी एक कंट्री ने किया है समझो, तो उससे उसके क्या होंगे? ग्रेव रिपरकशंस होंगे। रिपरकशंस का मतलब क्या होता है? बहुत बुरे परिणाम होंगे किसी चीज। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, ग्रेव इज सीरियस। और रिपरकशंस का मतलब क्या होता है? परिणाम, है ना। रिजल्ट्स जो होंगे, आउटकम जो इसका होगा वो बहुत भयंकर होगा, सीरियस होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिपरकशंस। तो रिपरकशंस का मतलब इज अनडिजायरेबल और अनफेवरेबल आउटकम्स। कैसे आउटकम्स? जो अनडिजायरेबल है, जो आपने सोचे नहीं है, समझे नहीं है, ऐसे आउटकम्स होंगे, उसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। सिनोनिम क्या होगा इसका? रिजल्ट्स, या इम्पैक्ट किसी चीज का, या साइड इफेक्ट्स, ये भी एक हो सकता है ना। साइड इफेक्ट किसी भी चीज का क्या होता है? इफेक्ट ही होता है। तो अगर वो ऐसा इफेक्ट होता है जो आपने चाहा नहीं होता, कोई गोली ले ली, गोली लेने से आपको आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो तबीयत तो ठीक होती है पर हाथ पे सूजन आ गई अलग से, तो दैट इज ऑल्सो एन इफेक्ट, बट इट इज अ साइड इफेक्ट। बराबर? तो रिपरकशंस का मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा परिणाम जो आपने सोचा नहीं है। समझ गए? चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेमिटेंस। रेमिटेंस है नया वर्ड, रेमिटेंस। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आ जाएगा रेमिटेंस। कंप्लीट योर बुकिंग फॉर्म एंड सेंड इट टुगेदर विथ योर रेमिटेंस। अपना बुकिंग फॉर्म भर दो और वापस भेज देना वो बुकिंग फॉर्म भर के, साथ में रेमिटेंस भी भेज देना। रेमिटेंस मतलब पैसा जो आप वापस भेज रहे हो।
जनरली रेमिटेंस आप उस केस में हमेशा सुनते हो जहाँ पे भारतीय लोग जो बाहर होते हैं वो लोग अपने देश में पैसा भेजते हैं। उस केस में रेमिटेंस ये वर्ड आपने करंट अफेयर्स में हमेशा सुना होगा, जिसमें हमेशा ये बात होती है कि जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है उसके हिसाब से इंडिया या इंडियंस ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा अपने देश में वापस किसने भेजा? इंडियंस ने भेजा। तो वापस भेजे गए पैसे को क्या कहा जाता है? रेमिटेंस। ठीक है, तो रेमिटेंस मतलब अ सम ऑफ मनी सेंट इन पेमेंट और एज अ गिफ्ट। कोई भी गिफ्ट की तरह या पेमेंट की तरह भेजा गया पैसा तो हम क्या कहेंगे? रेमिटेंस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? इट इज ऑल्सो अ पेमेंट, रेम्यूनरेशन या कंपेंसेशन। ठीक है, दीज आर वर्ड्स विच हैव मोर और लेस सिमिलर मीनिंग्स, यानी सारे वर्ड्स पेमेंट से रिलेटेड है इसलिए। अदरवाइज रेमिटेंस से डायरेक्ट एज इट इज मीनिंग वाला कोई इसमें दूसरा वर्ड नहीं है। एंटोनिम क्या होगा इसका? पैसे ना देना, पैसे जिसने नहीं दिए वो क्या कर गया? डिफॉल्टिंग या डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट कर गया, आपका पेमेंट ही नहीं किया किसी ने, डिफॉल्ट कर गया। समझ गए? तो रेमिटेंस का मतलब क्या होगा? पैसे भेजना, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्यूटेबल। वर्ड कौन सा है? रिफ्यूटेबल। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द क्लेम ही इज मेकिंग सीम्स रिफ्यूटेबल। अभी देखो यहाँ पे एबल अगर बाहर निकाल दिया जाए तो वर्ड कौन सा बैठेगा? बचेगा रिफ्यूट। किसी चीज को अगर आप रिफ्यूट कर सको, ऐसी चीज जो रिफ्यूट करने लायक है वो रिफ्यूटेबल हो गई। तो रिफ्यूट करना मतलब क्या? रिफ्यूट करना मतलब किसी को जवाब देना या ये बताना, तथ्यों के साथ ये बताना है कि तुम गलत हो, दैट इज कॉल्ड रिफ्यूट, है ना। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो आप तथ्यों के साथ या एविडेंस के साथ उसे कह सकते हो कि नहीं, व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग। ये प्रोसेस जो है, ये वापस कहने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रिफ्यूट। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है जिसको आप रिफ्यूट कर सकते हो तो उसे कहेंगे हम रिफ्यूटेबल। ठीक है, रिफ्यूटेबल मतलब क्या? टू प्रूव रॉन्ग बाय आर्गुमेंट और बाय एविडेंस। तथ्यों के साथ भी कह सकते हो, आर्गुमेंट के साथ भी कह सकते हो। किसी को गलत साबित करना, दैट इज कॉल्ड रिफ्यूट करना। और रिफ्यूट करने लायक अगर कोई चीज होगी उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे रिफ्यूटेबल। समझ गए? तो रिफ्यूटेबल इज एन एडजेक्टिव। सिनोनिम क्या होगा इसका? ऐसा, अब तुम किस चीज को रॉन्ग कहोगे? किसी चीज को अगर रॉन्ग कहना है, वो चीज कैसी होनी चाहिए? सेंसलेस या एब्सर्ड चीज होगी। अगर ऐसी कोई चीज है कि जिसे तुम गलत साबित कर रहे हो तो वो चीज में सेंस ही नहीं बनता, या चीज वो एब्सर्ड है। रिफ्यूटेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेंसलेस या एब्सर्ड। अगर वो चीज वैसी नहीं है तो वो चीज फिर ट्रूथ हो सकती है, फिर वो सत्य होगा। जिसे तुम गलत साबित नहीं कर सकते वो सत्य होगा। तो जो सत्य है उसे क्या कहेंगे हम? श्योर है या सर्टन है या वो पॉजिटिव है। समझ गए? समथिंग विच इज रॉन्ग या समथिंग दैट यू कैन प्रूव रॉन्ग इज रिफ्यूटेबल। समझ गए? चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द एसिमिलेशन ऑफ so many facts was not new to me। इतनी सारी फैक्ट्स को एसिमिलेशन करना, इतनी सारी फैक्ट्स का एसिमिलेशन करना कोई नई बात नहीं थी। एसिमिलेशन करना मतलब सारी फैक्ट्स को इकट्ठा करना, है ना, सबको एक साथ लाना, पूल करना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेट करना मतलब चीजों को जोड़ना, एक साथ लाना। ठीक है, तो एसिमिलेशन क्या होगा? द एक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड और इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ होल। सारी चीजों को इकट्ठा करके एक चीज बनाना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। समझ गए? चलो सिनोनिम क्या होगा फिर इसका? एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट। सारी चीजों को जोड़ के एक नई चीज बना दी तुमने। एंटोनिम क्या होगा इसका? डिस्ट्रैक्शन या रिजेक्शन। समझ गए? समझ गया एसिमिलेशन? तो एसिमिलेशन मीन्स बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना, दैट इज कॉल्ड टू एसिमिलेट या एसिमिलेट। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज परसिस्ट। परसिस्ट, आपने अपने परसिस्टेंट ये वर्ड सुना है? इज वेरी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट या परसिस्टेंस, ये उसका नाउन हो गया।
परसिस्ट करना ये हो गया उसका वर्ब, राइट। तो एक ही वर्ड्स है सारे, परसिस्ट से ही परसिस्टेंस और परसिस्टेंट बना है। सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आ जाएगा, मीनिंग आपने बहुत बार सुना भी है। पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी एंड हार्डशिप परसिस्ट इन द टाउन टू दिस डे। क्या बोला है? पॉवर्टी और हार्डशिप यानी गरीबी और भुखमरी के जो पॉकेट्स है, पॉकेट्स मतलब एरियाज, ऐसे एरियाज जहां पे अभी भी बहुत गरीबी है, वो अभी भी टाउन में परसिस्ट करते हैं। परसिस्ट करते हैं मतलब दे कंटिन्यू टू बी देयर। परसिस्ट का मतलब किसी स्थिति में कंटिन्यूअसली रहना, उसे कहते हैं हम परसिस्ट करना, ठीक है। इसी से आपने परसिस्टेंस या परसिस्टेंट का नाम सुना होगा, है ना। परसिस्टेंस या परसिस्टेंट ये सुना होगा। तो परसिस्टेंट या परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक ही स्थिति में कंटिन्यूअसली रहना। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम के लिए किसी, और आप कंटिन्यूअसली वो पढ़ाई की सिचुएशन में 1-1.5 साल 2 साल तक हो, तो आपका रिजल्ट आना पक्का है, अगर आप सही तरीके से वो कर रहे हो। एंड इफ यू आर परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब सेम चीज यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड बाय व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट। हम हमारी ये क्लास में क्या कर रहे हैं? सेम चीज, वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर रिपीटिंग द सेम प्रोसेस डे इन डे आउट ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट, ठीक है। उसी का वर्ब क्या है? परसिस्ट करना, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चीज के लिए यूज हुआ है, आप उसे मोटिवेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हो। परसिस्ट करना, टू कंटिन्यू और लास्ट टिपिकली विदाउट इंटरप्शन, यानी कंटिन्यूअसली होना। सिनोनिम क्या होगा इसका फिर? कंटिन्यू करना, एंड्योर करना, या रिमेन, जस्ट रिमेन एज इट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंटोनिम, रुक जाना। कंटिन्यू करने का अपोजिट क्या है? एक तो रुक जाना या फिर इंटरप्ट होना, यहीं पे दिया देखो, इंटरप्शन यानी ब्रेक पड़ना बीच में। तो सीज या क्लोज या कंक्लूड या इंटरप्ट, ये भी हो सकता है। परसिस्टेंस में इंटरप्शन नहीं आ सकता, कंटिन्यूअस होता है, समझ गए। चलो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज होलिस्टिक। होलिस्टिक, होलिस्टिक वर्ड भी सुना है कहीं? बहुत बार कहते हैं आजकल तो कि न्यू एजुकेशन, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है नई वाली, तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट होलिस्टिक अप्रोच टू स्टडीज। होलिस्टिक अप्रोच यानी सारी चीज़ों का व्यवस्थित विचार करके स्टडी करना जरूरी है। सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आ जाएगा। पॉवर्टी विल नीड टू बी एड्रेस्ड इन अ होलिस्टिक मैनर। होलिस्टिक का, जैसे मैंने अभी कहा, सारी चीज़ों का विचार करके, सारी चीज़ों को सम्मिलित करके अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो वो हो गया होलिस्टिक। होलिस्टिक मीन्स सब चीज़ों का, है ना, कंसिडरिंग ईच एंड एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। तो होलिस्टिक मतलब क्या? इन्वॉल्विंग अ फुल और अ कंप्लीट व्यू और अप्रोच, जहां पे टोटल व्यू है, सारी चीजें इंक्लूडेड है, उसे हम कहेंगे होलिस्टिक, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच मतलब एक सिंगल एंगल से अप्रोच नहीं रहता, सारी चीजों की तरफ से एक्शंस ली जाती है, ठीक है, दैट इज होलिस्टिक अप्रोच। सिनोनिम क्या होगा इसका? एग्रीगेट यानी सारी चीजों को जोड़ के एग्रीगेट, कंप्लीट या फुल। और एंटोनिम क्या होगा इसका? सेपरेटली करना, अलग अलग। तो एटोमिस्टिक हो सकता है, सेपरेटली हो सकता है, ये सारे क्या हो गए उसके एंटोनिम्स, समझ गए। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। होलिस्टिक समझ गया ना? होलिस्टिक इज ऑल एनकम्पासिंग, इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स, दैट इज होलिस्टिक, कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज एल्योर। एल्योर, नाउ दिस वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड, यानी तीसरी बार आ गया है अभी। एक बार तो आर्टिकल में आया था मुझे याद है, और दूसरी बार अभी यहाँ पे लिस्ट में आ रहा है। टीम को बोलना पड़ेगा कि रिपीट होने वाले वर्ड्स को जरा संभालो। हाँ, एल्योर क्या होता है? एल्योर, अगर मैं आपको रिपीट, अब ये तीसरी बार बताऊंगा जो सेंटेंस हमने देखा था एडिटोरियल में। हमने बोला था कि ओलंपिक में, ये बार का जो पेरिस ओलंपिक्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एडिटोरियल में हमने ऐसा पढ़ा था कि स्पेन से दो बहुत ही बढ़िया टेनिस प्लेयर्स एक साथ खेलने को देखने मिलेंगे हमें। यानी एक वेटरन है, का नाम है
राफेल नदाल और एक नया प्लेयर है, उसका नाम है कार्लोस अल्काराज। ये दोनों को साथ में खेलता हुआ देखना एक टीम की तरह एल्यूरिंग होगा, है ना, बहुत लुभावना होगा। सेम एग्जाम्पल आई गिव यू, पहला एग्जाम्पल हमने देखा था पिछले जब वर्ड आया था तो मैंने यही एग्जाम्पल आपको दिया था। होपफुली यू विल रिमेंबर दिस। तो एल्यूर का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो तुमको लुभाए, बराबर है, जिसका आकर्षण बहुत ज्यादा हो, समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू अ लॉट, दैट इज एल्यूरिंग। सेंटेंस पढ़ेंगे, अब इतना बता दी, अब सेंटेंस से तो समझ में आ ही जाएगा। देखो, वॉचिंग रोहित एंड विराट बैट टुगेदर इज अल्यूरिंग। विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साथ बैटिंग करते हुए देखना इज अल्यूरिंग, बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस है, बस आप देखते रहना चाहते हो, दैट इज अट्रैक्शन उतना अच्छा है उसका, है ना। तो अल्यूर का मतलब क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग पावरफुली एंड मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग। कोई चीज बहुत ही फैसिनेटिंग या बहुत ही अट्रैक्टिव हो उसे हम कहेंगे अल्यूरिंग है। सिनोनिम क्या होगा इसका फिर? अपील, चार्म या अट्रैक्शन। और एंटोनिम क्या होगा? अट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल्स रिपल्स ईच अदर, रिपेल ईच अदर, तो रिपल्शन। और या फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस कैसे आ गया आई डोंट नो, फ्रूटफुलनेस नहीं होना चाहिए, रिपल्शन और ये हो सकते हैं, ठीक है। अल्यूरिंग मतलब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगने वाली, और मतलब कोई चीज़ जिससे आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, डर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड, एक तो रिगार्ड, रिगार्ड का अपोजिट क्या हो गया? डिसरिगार्ड। चलो देखेंगे क्या है सेंटेंस में। ड्राइवर्स हु डिसरिगार्ड द लॉ मस्ट बी फाइन। जो ऐसे ड्राइवर्स जो लॉ को डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब लॉ का अपमान करेंगे या लॉ का सम्मान, रिगार्ड मतलब क्या? सम्मान नहीं करेंगे, दैट इज डिसरिगार्ड। तो जो लॉज का सम्मान नहीं करेंगे, उनको नहीं मारेंगे, उनको क्या करना चाहिए? फाइन करना चाहिए, है ना। तो डिसरिगार्ड का मतलब क्या है? सम्मान ना करना या अपमानित, अपमानित करने से अच्छा है सम्मान ना करना, किसी चीज को भाव ना देना, दैट्स कॉल्ड डिसरिगार्ड। द एक्शन और स्टेट ऑफ पेइंग नो अटेंशन, जैसे मैंने कहा ना अभी, भाव ना देना, दैट इज कॉल्ड डिसरिगार्ड, है ना। टू समथिंग, किसी भी चीज को ऐसा निग्लेक्ट करना, तो जाने दो ना, है तो है, दैट इज डिसरिगार्ड, ठीक। सिनोनिम, बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स डिसरिगार्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट टीचर्स से, यानी टीचर जो कहते हैं जाने दो ना, ये क्या है, छोड़ो बाद में देखेंगे, तो वो क्या कर रहे हो फिर? यू आर डिसरिगार्डिंग व्हाट द टीचर इज सेइंग, बराबर है। अदरवाइज यू वुड हैव एक्सेप्टेड व्हाट जनरली अ टीचर सेज। यू पीपल आर नॉट लाइक दैट, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग रिगार्ड करते हो, सारी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हो, समझते हो और करते हो। नेक्स्ट, तो इसका क्या होगा? इनडिफरेंस या निग्लेक्ट। एंटोनिम क्या होगा डिसरिगार्ड का? सम्मान करना, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। तो यू पीपल आर वेरी अटेंटिव बिकॉज यू पे लॉट ऑफ अटेंशन, यू पीपल शो लॉट ऑफ कंसर्न, एंड यू पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन वॉट एवर द टीचर सेज। आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा था, समझ गए। डिसरिगार्ड का मतलब, डिसरिगार्ड इज नॉट शोइंग अटेंशन और नॉट गिविंग अटेंशन टू एनीथिंग, भाव ना देना, सम्मान ना करना। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज परकोलेट। परकोलेट, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे परकोलेट का। परकोलेट भी सुना है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। अभी बारिश का सीजन चल रहा है और धीरे धीरे आपकी इतनी बारिश हो रही है कि अब क्या हो रहा है, आपकी छतों से पानी परकोलेट हो रहा है, दीवारों से पानी क्या हो रहा है? परकोलेट हो रहा है, मतलब नीचे आना, धीरे धीरे नीचे आना, दैट इज परकोलेट। इनएविटेबली, कल देखा था ना ये इनएविटेबल वाला वर्ड, इनएविटेबली आइडियाज परकोलेट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। इनएविटेबली मतलब ये होता ही है, समथिंग दैट कैनॉट बी स्टॉप्ड ना, जो आप रोक नहीं सकते, दैट इज इनएविटेबल। तो होता ही है, क्या होता है? आइडियाज जो होती है वो परकोलेट होती है। परकोलेट मतलब धीरे धीरे से इधर से उधर ट्रांसफर होना। पानी कैसे धीरे धीरे दीवारों से आता है, बस वैसे ही आइडियाज भी धीरे धीरे इधर से उधर जाती है। तो कहाँ से कहाँ जाती है? फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर।
एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में आइडियाज का जाना भी परकोलेशन ही कहा जाता है। पानी जैसे परकोलेट होता है वैसे आइडियाज भी परकोलेट होती है। तो परकोलेट मीन्स टू ऊज, ऊज मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा बूंद 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 सरकना, और पास स्लोली थ्रू पोर्स, कल देखा था ना पोर्स, पोर्स बोले तो छेद या गैप, और अदर स्मॉल ओपनिंग्स, दीवारों में थोड़ी सी भी गैप हो गई कि उसमें से पानी धीरे धीरे फिर छत टपकती है, दैट इज कॉल्ड परकोलेशन। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? लीक, ट्रिकल या ड्रिप, है ना, लीक होना या ट्रिकल होना, ट्रिकल यानी बूंद 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 टपकना। ड्रिप, ड्रिप तो आपने देखी होगी खेत में, ड्रॉप बाय ड्रॉप। एंटोनिम क्या होगा इसका? डिहाइड्रेट हो जाना, पूरी तरह पानी निकल जाना एकदम से, या ड्राई हो जाना। समझ गए? समझा वर्ड परकोलेट? परकोलेट मतलब पानी धीरे धीरे से उतरना। चलो, ओके, सो नाउ वी हैव द एडिटोरियल इन फ्रंट ऑफ अस। एडिटोरियल जो है वो है वायनाड में, केरल में वायनाड है जहाँ से लीडर ऑफ अपोजिशन चुन के आते हैं हमारे। तो ये वायनाड में लैंडस्लाइड्स हो गई, और ये लैंडस्लाइड्स पे एडिटोरियल है। जस्ट गो थ्रू इट एंड देन वी विल हैव डिस्कशन ओवर इट। ठीक है, चलो डन, पढ़ लिया, गुड। चलो लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट। क्लाइमेट चेंज कैन इनकरेज अनप्रेसिडेंटेड वेदर। ठीक है,
क्लाइमेट चेंज से क्या हो सकता है, वेदर अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे जा सकता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है, अनप्रेसिडेंटेड देखो वर्ड से ही पता चलेगा, अन निकाल दो, क्या बचा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट मतलब कोई सेट किया हुआ मार्क, ठीक है, कोई सेट किया हुआ मार्क। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ऐसा कि जिसका कोई मार्क ही नहीं है, मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है रिकॉर्ड तोड़, है ना, जिससे रिकॉर्ड टूट गए सारे, ऐसा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज इनकरेज कर सकता है अनप्रेसिडेंटेड वेदर, यानी ऐसा रिकॉर्ड तोड़ वेदर जो आज तक देखा नहीं गया, ऐसा बना सकता है। प्रिसिपिटेटिंग, देखो प्रिसिपिटेटिंग का वर्ड मतलब हमने कुछ ही आई थिंक एक दो क्लास पहले देखा था। प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेटिंग का मतलब होता है रिजल्ट करना, कैन कॉज समथिंग। प्रिसिपिटेटिंग नेचुरल डिजास्टर्स, इससे क्या होंगे, नेचुरल डिजास्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स दैट में सरप्राइज लोकल रिस्पॉन्डर्स। इतने बड़े मैग्नीट्यूड के डिजास्टर्स हो सकते हैं कि अचानक से सबको शॉक लगे, धक्का लगे, जिसको रिस्पॉन्ड करना लोकल लेवल पे बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। द कैलेमिटस लैंडस्लाइड, कैलेमिटस का मतलब, कैलेमिटस किससे बना है, कैलेमिटी से बना है। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, है ना। नेचुरल कैलेमिटी मतलब नैसर्गिक आपदा है, तो कैलेमिटी से बना है कैलेमिटस, आपदा। तो ये जो आपदा वाली, जो लैंडस्लाइड्स की जो आपदा आती है उसके बारे में बात हो रही है। कैलेमिटस लैंडस्लाइड्स इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन केरला ऑन जुलाई 30 आर नॉट नेसेसरीली सच डिजास्टर्स। ये कुछ वैसे डिजास्टर्स नहीं है, ये कहना है। आर नॉट नेसेसरीली सच डिजास्टर्स, कैसे, अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंज की वजह से आए हुए। फिर कैसे है, देखो क्या बोला है फिर, पार्ट्स ऑफ केरला हैव बीन बियरिंग द ब्रंट। देखो यहाँ पे एक फ्रेज आई है, कौन सी, बियरिंग द ब्रंट। पहले सेंटेंस पढ़ लेंगे। पार्ट्स ऑफ केरला हैव बीन बियरिंग द ब्रंट ऑफ हेवी रेन्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून्स एंड लैंडस्लाइड्स आर अ ईयरली अफेयर। क्या कह रहे हैं, पार्ट्स ऑफ केरला हैव बीन बियरिंग द ब्रंट। बियरिंग द ब्रंट मतलब मार खाना, क्या मार खा रहा है, क्या मार झेल रहा है। केरला का कुछ पार्ट कंटिन्यूअसली इसकी चपेट में आ रहा है या मार झेल रहा है, किसकी, ऑफ हेवी रेन्स। कब, ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून्स, और उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आर अ ईयरली अफेयर। एक पार्ट को कंटिन्यूअसली इफेक्ट हो रहा है, दैट इज द पार्ट दैट इज बियरिंग द ब्रंट, वो हमेशा हर साल साउथ वेस्ट मॉनसून की चपेट में आ रहा है, और इसलिए वहां पे लैंडस्लाइड्स आर ईयरली अफेयर, हर साल आती है। बट डेडली लैंडस्लाइड्स आर न्यू, ऐसे लैंडस्लाइड्स जो डेडली हो, जिसमें बहुत सारी डेथ्स हो, ये नया है। लैंडस्लाइड्स हो रही थी बट ऑन अ स्मॉल स्केल, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लैंडस्लाइड्स हैव बिकम डेडली। दिस वीक हेवी रेन्स triggered multiple landslides that have killed 200 people and laid waste to a few villages। क्या हुआ फिर ये साल, एक तो बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश की वजह से क्या हुआ, 200 लोग, लैंडस्लाइड्स में 200 लोगों की डेथ हुई, और बहुत से विलेजेस तो वेस्ट, लेड वेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे विलेजेस बर्बाद हो गए। द रीजन इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड इंसेंटिवाइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू पोटेंशियल। ये उस एरिया में हो रहा है जो एरियाज आर नोन फॉर टूरिस्ट, नोन एज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और इसलिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिस्ट आएंगे तो होटल्स बनेंगे, अच्छे रोड्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे। फिर ये जो सब बनेगा, इसको इंसेंटिवाइज किया जाता है कि उसको सब्सिडी दी जाएगी या प्रमोशन, इनकरेजमेंट दिया जाएगा कि नहीं ठीक है आप और होटल्स बनाओ। अब इसका क्या हो रहा है, इसका खामियाजा उस रीजन को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इट मैक्सिमाइज रेवेन्यू पोटेंशियल, रेवेन्यू पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, मतलब इनकरेज किया जा रहा है। द चालियार रिवर हियर स्प्रिंग्स फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 2 किलोमीटर्स। चालियार रिवर जो है यहाँ पे, चेलियार रिवर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, चालियार और चेलियार रिवर होगा कुछ। द चेलियार रिवर हियर कम्स डाउन फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर, ऑल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर्स बोले तो 2000 मीटर की हाइट से वो रिवर आती है, जस्ट इमेजिन द हाइट, एंड फ्लोज इन शेयर पाथ डाउन टूवर्ड्स वेलरमाला।
अब 2 किलोमीटर की अल्टीट्यूड से अगर आ रही है तो वो बहुत भयंकर स्पीड से आएगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी आएगा नीचे, राइट। विच शेयर पाथ डाउन टूवर्ड्स वेलरमाला, वेलरमाला नाम की कोई जगह है, वहाँ पे बहुत स्पीड से आती है। ब्रिंगिंग फास्ट वाटर्स दैट ऑल्सो स्वीप रिलेटिवली मोर सेडिमेंट डाउनवर्ड्स और डाउनस्ट्रीम। तो बहुत ज़्यादा स्पीड से आने की वजह से क्या करती है, वो जो भी रास्ते में आते जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट्स को और वो तोड़ते हुए, कुरेदते हुए, इरोड करते हुए नीचे तक आती है। द रेन्स दिस ईयर फर्दर इंक्रीज्ड द रिवर्स वॉल्यूम एंड फोर्स। और ये साल क्या हुआ, एक तो बारिश ज़्यादा हुई और ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हुआ कि वॉल्यूम और फोर्स, यानी रिवर में पानी भी बहुत ज़्यादा और उसका फ्लो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, विच स्वेप्ट अप डेब्रीज एंड डिपॉजिटेड इन द विलेजेस, विच स्वेप्ट अप डेब्रीज एंड डिपॉजिटेड इन द विलेजेस। उसने वो सारे जो रास्ते में जो भी डेब्रीज, डेब्रीज का मतलब क्या है, रॉक्स के टुकड़े, छोटे बड़े सारे टुकड़े रॉक्स के, दे आर कॉल्ड डेब्रीज। तो इनको सबको अपने साथ वो रिवर लेके आई और जो बड़े बड़े डेब्रीज है, बोल्डर्स जिसे कहते हैं हम लोग, वो बोल्डर्स को लाके कहाँ डाल दिया, डिपॉजिट कहाँ कर दिया, विलेजेस में। क्योंकि विलेज कहाँ होते हैं, विलेज नीचे होते हैं, ऐसी जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं होता। सेटल्ड विलेजेस कहाँ होते हैं, विलेजेस सेटल्ड ऑन लेस स्टीप लैंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा स्लोप नहीं है, थोड़ी सी सपाट जगह है, वहाँ पे विलेजेस होंगे। तो पानी, वो सारे के सारे बोल्डर्स जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट कर दिए रिवर ने, लेस स्टीप लैंड पे, वेयर मेनी ऑफ द डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड। और सबसे ज़्यादा डेथ्स वहीं हुई है क्योंकि विलेजेस में लोग हैं, रिवर बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर से आ रही है, वो सारा ऊपर से जब आती है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, सब तोड़ते हुए आई और सारा नीचे विलेज में जमा कर दिया, तो लोग उसके नीचे दब के मर गए। दैट इज द स्टोरी, समझ गए, दैट इज द स्टोरी, मतलब दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, दैट इज व्हाट ऑथर इज सेइंग। ठीक है, नाउ गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट, इसको पढ़ लो जल्दी। ठीक, डन, चलो गुड। हाँ, क्या बोला है अभी यहाँ पे, बट द ट्रेजिडी इज कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब होता है, कंपाउंड होने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होना, बहुत अचानक से बहुत बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, है ना। बट द ट्रेजिडी इज कंपाउंडेड यानी और भी ज्यादा हो जाना, ट्रेजिडी और बड़ी, क्यों, बाय द फैक्ट दैट heavy rains here in 2020 had caused the Chaliar to strip swaths of its upstream areas of plant cover, leaving more rocks and humus
वल्नरेबल टू बीइंग डिस्प्लेस्ड। क्या बोला है, ये ट्रेजेडी कई गुना बढ़ गई। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कई गुना बढ़ जाना। कैसे बढ़ी, तो उसके पीछे का कारण बोला गया। क्या कारण है कि 2020 में हेवी रेन्स आए थे। हेवी रेन्स से क्या हुआ, चेलियार रिवर ने स्ट्रिप स्वैथ्स ऑफ इट्स अपस्ट्रीम एरियाज, यानी अपस्ट्रीम एरियाज का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे का पार्ट। अब रिवर समझो ऐसे बह रही है, ठीक है ना, तो ये अपस्ट्रीम वाला पार्ट हो गया। तो ये अपस्ट्रीम वाला जो ये जो पार्ट है एरिया साइड का, ये साइड का जो एरिया है उसको स्ट्रिप कर दिया। स्ट्रिप कर दिया मतलब तोड़ दिया। अब वो एरिया में क्या थे, अपस्ट्रीम एरियाज ऑफ प्लांट्स। अब उसमें प्लांट कवर था, प्लांट कवर वाला एरिया को अगर तोड़ दिया तो नीचे क्या बचेगा, लिविंग मोर रॉक्स, रॉक्स बचा, एंड ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको ह्यूमस पता होगा। ह्यूमस मतलब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल। तो ये फर्टाइल सॉइल और रॉक्स ये एक्सपोज हो गए अचानक, क्योंकि प्लांट कवर निकल गया, तो वल्नरेबल हो गई है। अब वल्नरेबल का मतलब क्या है, रिस्की। यहाँ एट रिस्क, रिस्की नहीं, एट रिस्क हो गए बहुत ज्यादा, यानी अब इसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो ये बार जब पानी आया तो वो ह्यूमस और रॉक्स दोनों लेके नीचे आ गई। फिर रिवर ये बार, पिछले बार में प्लांट्स लाई थी, ये बार वो ह्यूमस और रॉक्स दोनों लेके आ गई। द ज्योग्राफिकल पिक्यूलियरिटीज, पिक्यूलियरिटीज मतलब स्पेशलिटीज, किसी एरिया की खासियत, दैट इज कॉल्ड पिक्यूलियरिटीज। द ज्योग्राफिकल पिक्यूलियरिटीज ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन, लैंडस्लाइड प्रोन इदुक्की, कोट्टायम, मल्लपुरम एंड वायनाड, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, दीज आर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हमेशा होती है। हैव बीन एविडेंट फॉर ईयर्स कि ये एरियाज आर रिस्की, दे आर एट रिस्क, यहाँ पे लैंडस्लाइड होंगी। दे ऑल्सो फीचर प्रोमिनेंटली ऑन लैंडस्लाइड रिस्क मैप्स। जब भारत के जो मैप्स बनते हैं कि ये एरिया में अर्थक्वेक ज़्यादा आ सकते हैं, ये एरियाज में लैंडस्लाइड्स ज़्यादा आ सकती है, यानी नेचुरल कैलेमिटीज़ के हमारे मैप्स होते हैं, तो वहाँ पे उन मैप्स में इदुक्की, कोट्टायम, मल्लापुरम या वायनाड, इनके नाम हमेशा टॉप पे होते हैं। Blame for the landslide's deadly recurrence must thus be shared by climate change and a state that has been repeatedly caught off guard. अब देखो ऑथर क्या कर रहा है, ऑथर कर रहा है ये जो लैंडस्लाइड हुई है उसका दोष देना, यानी ब्लेम जो है वो किसको देना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को तो दे ही रहे हैं वैसे, है ना, क्लाइमेट चेंज को तो दे ही रहे, पर साथ में ये ब्लेम और किसको देना चाहिए, किसने शेयर करना चाहिए, स्टेट ने, यानी सरकार ने, दैट हैज बीन रिपीटेडली कॉट ऑफ गार्ड। वहां की जो राज्य सरकार है वो हमेशा कॉट ऑफ गार्ड हुई है। ऑफ गार्ड मतलब अनप्रिपेयर्ड, तैयारी में नहीं, है ना, विदाउट प्रिपरेशन हमेशा मिले हैं। कॉट ऑफ गार्ड का मतलब क्या होता है, पकड़े गए हैं, दे हैव बीन फाउंड वांटिंग, they are unprepared. A recurring issue is an abject lack of advance warning and emergency preparedness. एक बार अचानक से अगर कोई इशू आ गया तो वो समझा जा सकता है, वो दुर्घटना है, उसे समझा जा सकता है, पर अगर कोई चीज बार बार हो रही है, हर साल हो रही है, तो उस चीज का होना क्या बताता है कि आपकी प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लैंडस्लाइड्स आर मोर कॉमन इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज। फ्रेजाइल मतलब, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल मतलब जो जल्दी टूट सकता है ना, मतलब यहाँ पे ऐसे एरियाज जहाँ पे ज़मीन बहुत इजीली टूट सकती है, या ऐसी ज़मीन जो बहुत रिस्की है, वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती। द मॉनसून्स हैव बीन प्रोड्यूसिंग मोर शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ इंटेंस रेन रिजल्टिंग इन सम सॉइल टाइप्स बिकमिंग ईजियर टू डिसलॉज। क्या कहा है, आजकल मॉनसून में कैसा हो रहा है, धीरे धीरे बारिश बहुत दिन तक नहीं आ रही है, शॉर्ट बर्स्ट होता है बारिश का, और वो अचानक से बहुत सारी बारिश थोड़े से समय में आ जाती है। उससे क्या होता है, उससे शॉर्ट बर्स्ट, इससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन सम सॉइल टाइप्स, तो उसमें कुछ सॉइल के जो टाइप्स है वो ऐसे होते हैं कि वो ढीले होते हैं ना, वो जल्दी से फट जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से। दे आर ईजियर टू डिसलॉज, डिसलॉज मतलब निकल जाना किसी चीज से, लॉजिंग का मतलब होता है रहना,
डिसलॉज मतलब निकालना। तो कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जहां पे अगर बहुत बारिश हो गई तो वो सॉइल अपनी जगह से खिसक जाएगी, डिसलॉज हो जाएगी। व्हाइल कॉरिंग, है ना, कॉरिंग, कॉरिंग का मतलब क्या है? कॉरिंग का मतलब होता है बाहर निकलना किसी चीज से। आपने स्टोन क्वारी सुना होगा, ऐसी जगह जहां से पत्थरों को बाहर निकाला जाता है जमीन से, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वारी। तो कॉरिंग मतलब उत्खनन, यानी जमीन से बाहर निकलना, उखड़ जाना, डिसलॉज होना। लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बांधना। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड माइक मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही टाइप के क्रॉप को कंटिन्यूअसली लगाते रहना। इन सारी चीजों से क्या हुआ है? हैव कॉम्प्रोमाइज्ड इकोसिस्टम्स एबिलिटी टू कीप विद चेंजिंग नेचुरल कंडीशंस। अब यहाँ पे ऑथर और क्या बता रहा है कि ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स बन रही है वो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हो रही है वो, और एक ही टाइप के क्रॉपिंग के पैटर्न की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो इकोसिस्टम है उसकी एक एबिलिटी होती है कि नेचुरल कंडीशन से वो फाइट कर सकता है, नेचुरल कैलेमिटी को वो रेजिस्ट कर सकता है, पर उसकी ये एबिलिटी हमारी इन 3 एक्टिविटीज की वजह से और इससे रिलेटेड बाकी एक्टिविटीज की वजह से कम होते जा रही है। समझ गए? चलो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। चलो क्विकली गो थ्रू द लास्ट पार्ट, देन वी विल डिस्कस इट। डन? चलो गुड। अगर मैं जल्दी आ गया तो पॉज करके पढ़ लेते जाओ। हाँ, चलो क्या दिया है? फॉर दीज रीजंस, पीछे 3 रीजंस पढ़े हमने अभी, है ना। फॉर दीज रीजंस पैटर्न्स ऑफ लैंड यूज मस्ट नॉट चेंज। लैंड यूज के पैटर्न नहीं बदलने चाहिए। लैंड यूज का पैटर्न मतलब क्या? जो एरिया में आप, लैंड यूज का पैटर्न कैसा होता है कि ये लैंड है आपकी, ये एरिया में प्लांट एग्रीकल्चर है, ये एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये एरिया में लेट से और कोई यूज है, तो आप अगर ये एग्रीकल्चर वाली लैंड भी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करने लग गए तो लैंड यूज का पैटर्न चेंज हो गया। बराबर है? जहां पे जो करना चाहिए लैंड पे वही एक्टिविटी चलते रहे तो अच्छा है। तो लैंड यूज पैटर्न्स मस्ट नॉट चेंज एंड द स्टेट मस्ट रिस्टोर डिन्यूडेड फ्लोरा। स्टेट ने डिन्यूडेड फ्लोरा को रिस्टोर करना चाहिए। डिन्यूडेड फ्लोरा का मतलब क्या होता है? डिन्यूडेड का मतलब क्या होता है? निकल गया हुआ, है ना, साफ किया हो गया वो, ऐसा फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पेड़, प्लांट्स। जैसे मैंने कहा कि जो अपस्ट्रीम एरिया था वो चेलियार रिवर का, वहां से उसने प्लांट्स नीचे लेके आए, है ना, पूरा वो पार्ट जहां प्लांट्स थे वो नीचे लेके आए, तो उसको रिस्टोर करने की जरूरत थी। अगर वो रिस्टोर होता, वहां पे प्लांटेशन होता, तो शायद ये आपदा से हम बच सकते थे, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। डिनूडेड फ्लोरा एंड rehabilitate people in these areas to ensure they have other opportunities for their welfare। और उस एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, अब उनकी तो आजीविका उस एरिया पे डिपेंडेंट होती है। आप किसी को एक एरिया से अचानक दूसरे एरिया में जाने को नहीं कह सकते। अभी एक इंटरनेशनल टाइगर डे था, वर्ल्ड टाइगर डे, उस दिन एक रिपोर्ट में भी मैंने पढ़ा कि टाइगर को बचाने के लिए जो टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज को वो एरिया अगर टाइगर्स के लिए रिजर्व कर दिया तो ट्राइबल कम्युनिटीज को वहां से निकलना पड़ा। अब ट्राइबल कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट्स ऑन फॉरेस्ट, तो अब उनको अगर फॉरेस्ट से आप निकाल के बाहर रख दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? ऐसा ही
जो लोग इस एरिया में रहते हैं वो उस एरिया से जुड़े हैं, उनकी आजीविका उस एरिया पे डिपेंडेंट है। तो अगर उनको आपको वहाँ से निकालना है, एक तो उनको वहाँ से निकालना ज़रूरी है, रिहेबिलिटेट करना है ना। हैबिलिटेट मतलब रहना, रिहेबिलिटेट मतलब कहीं किसी और दूसरी जगह पे रहना। तो उनको वहाँ रखना है और उनके लिए बाकी भी वेलफेयर की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, नई जगह पे उनकी आजीविका का साधन होना चाहिए, इस पे भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। एज रिकमेंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। वेस्टर्न घाट्स का इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल है। वेस्टर्न घाट्स बोले तो जो इंडिया के ये साइड में, दीज आर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। केरला मस्ट ऑल्सो डिक्लाइन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं यानी ब्रिज बनना, टनल बनना, अगर वो वेस्टर्न घाट्स में हो रहे हैं, केरला में हो रहे हैं, तो केरला की सरकार ने उसे क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, डिक्लाइन करना चाहिए। एंड देयर सराउंडिंग्स, एंड और क्या बोला है, एंड कॉन्स्टिट्यूट, इक्विप, स्टाफ एंड एम्पावर। देखो 4 चीजें बोली गई है। कॉन्स्टिट्यूट करो, क्या वो आगे दिया है, इक्विप करो, इक्विप करो मतलब उनको पावर दो, इक्विपमेंट्स दो, है ना, उनकी पावर बढ़ाओ। स्टाफ करो, स्टाफ करो मतलब वो उसमें लोगों को भर्ती करो। एंड एम्पावर यानी उनको राइट्स दो, पावर्स दो। किसको, एक्सपर्ट कमिटीज। एक्सपर्ट कमिटीज को क्या करो, बनाओ, उनको इक्विपमेंट्स दो, उसमें लोगों को भर्ती करो और उनको थोड़ी सी पावर दो, एक्सपर्ट कमिटीज को, दैट डिलिबरेट द फिजिबिलिटी ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स हियर। जो डिलिबरेट करेंगे, डिलिबरेशन, ये कल ही वर्ड देखा था हमने। डिलिबरेशन का मतलब विचार विमर्श करना। तो जो विचार विमर्श करेंगे किस चीज पे, फिजिबिलिटी पे। फिजिबिलिटी का मतलब किसी चीज का, कोई चीज में यानी कोई प्रोजेक्ट किसी एरिया में हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस चीज को चेक करना बोले तो फिजिबिलिटी चेक करना हो गया। अगर किसी प्रोजेक्ट का किसी जगह पे हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, इकोलॉजिकली भी वो अगर हार्मफुल नहीं होगा, दैट मीन्स द प्रोजेक्ट इज फिजिबल। तो वो फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ये कौन चेक करेगा, एक्सपर्ट कमेटी चेक करेगी। तो उनको पहले बनाओ, पावर दो। फिजिबिलिटी ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स हियर, इंडीड, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी, ये भी है। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा आपको, इकोलॉजी को भी बैलेंस संभालना है और डेवलपमेंट भी लानी है, तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इंडीड द पैनल्स रिकमेंडेशंस वेयर डिजाइंड टू टेम द इफेक्ट्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वेदर विदाउट, है ना। पैनल की जो रिकमेंडेशन थी वो किस हिसाब से थी कि हमको टेम करना है इफेक्ट्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वेदर। टेम करना है मतलब रिड्यूस करना है। यहाँ पे इस केस में टेम का मतलब है रिड्यूस करना। वैसे एक्चुअली टेम का मतलब है किसी चीज को पालतू बनाना, उसे कहता है टेम। लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, टेम मतलब रिड्यूस करना इफेक्ट्स को। तो यहाँ पे रिड्यूस करेंगे इफेक्ट्स को विदाउट ऑल्सो डेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पैनल का जो कहना था वो था कि डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और इकोलॉजी भी सेफ रहनी चाहिए। बट केरला टुडे इज स्लाइडिंग पास द पॉइंट ऑफ हैविंग एन ऑप्शन। लेकिन अब केरला उस पॉइंट से आगे निकलते हुए दिख रहा है जहां पे आपके पास ऑप्शन बचेगा कि आप एक तो बैलेंस करो दोनों चीज, पर ये ऑप्शन को अभी पीछे छोड़ते हुए केरला आगे खिसकते हुए दिख रहा है। टू बैलेंस डेवलपमेंट एंड नीड्स विथ एनवायरमेंटल कंसर्न। अब उस पॉइंट से केरला आगे खिसकते हुए दिख रहा है। समझ गए, क्लियर हो गया, ये पूरा वर्ड टू वर्ड समझ गया, राइट। चलो नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू जिसके आंसर्स आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट द स्टेट शुड शेयर द ब्लेम विथ क्लाइमेट चेंज फॉर लैंडस्लाइड्स। क्लाइमेट चेंज के साथ ब्लेम क्यों शेयर करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी राज्य सरकार ने या सरकार ने, ऐसा ऑथर क्यों कह रहा है, इसका आंसर आपको देना है। व्हाट रीजंस डज द ऑथर गिव फॉर दिस ईयर्स लैंडस्लाइड बीइंग डेडलियर। ये साल के जो लैंडस्लाइड्स है दे आर डेडलियर। साल तक डेडलियर नहीं थे, ये साल डेडली हो गए। वो का कारण क्या है ऑथर ने दिया है वो आपको बताना है। आपको फिर नियरली द सेम मीनिंग का वर्ड ढूंढना है टेम के लिए, मैंने आपको अभी बताया टेम। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है द सेम मीनिंग एज द फ्रेज, फ्रेज है ऑफ गार्ड, ऑफ गार्ड ये जो फ्रेज है, या कॉट ऑफ गार्ड ये जो फ्रेज है, इसका नियरली सेम मीनिंग कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो बताना है। और लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज बीन सजेस्टेड बाय ऑथर फॉर द इशू मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में जो इशू मेंशन किया है लैंडस्लाइड्स वाला, उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस है क्या जो ऑथर ने सजेस्ट किए। ठीक है, तो ये आपको इनके आंसर्स आपको बताना है। और अगर हो सके तो 3 वर्ड्स, जो भी आज हमने 10 नए वर्ड्स देखे, उनमें से 3 वर्ड्स की सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं। अदरवाइज सिर्फ लेक्चर देख लेने से होगा नहीं, थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा। ठीक, विल वी स्टॉप हियर विद दिस। चलो, थैंक यू वेरी मच।